हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का केमिस्ट्री देखने वाले हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। यूपी बोर्ड ने 2025 के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। जो 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए जो नया सत्र है 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुआ और यूपी बोर्ड ने अपना सिलेबस जारी किया है। उस सिलेबस में क्या पढ़ना है, जैसे पिछले बार 2023 का पैटर्न था, सेम टू सेम वही है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। बस फिर भी हम जान लेते हैं कि चैप्टर कौन सा है, कितने नंबर का है। और अच्छा हुआ कि इस बार कुछ चेंजिंग नहीं किया गया। लेकिन देखते हैं कि जब इसका पूरा करिकुलम आएगा, यानी जुलाई में आता है। एक बार यूपीएमएसपी जो होता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, वो अप्रैल में अपने कैलेंडर को जारी करता है, जिसमें केवल वो बताता है कि विद्यालय में किस ढंग से कौन से चैप्टर को पढ़ाना है। जुलाई में बिल्कुल विस्तार से वो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर एक चीज़ जारी करता है। तो जुलाई में हमें पता चलेगा कि क्या इन टॉपिक में कुछ कटा है या कुछ नया जुड़ा है, उसको हम जुलाई में देखेंगे। अभी केवल हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री हमारी जो 2 पार्ट में है, केमिस्ट्री फर्स्ट है, केमिस्ट्री सेकेंड है। फर्स्ट में हमारे टोटल 5 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है विलयन, दूसरा क्या है रासायनिक बलगत की, तीसरा डी और या ब्लॉक के तत्व, और चौथा नहीं, पहला है विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगत की, चौथा डी और या ब्लॉक के तत्व और पांचवा है उपसा संयोजन यौगिक। अब सुनिए, अगर आपके पास किताब होगी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर दिया होगा ठोस अवस्था, जो कि कट गया है और ये 2023 में भी कटा था। यानी कि जो इस बार बच्चे परीक्षा दिए हैं 2024 में, उनके लिए भी पहला चैप्टर यानी ठोस अवस्था काट दिया गया था। अब दूसरा चैप्टर विलयन था, लेकिन इस बार अब पहला चैप्टर बन गया विलयन। तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन, ये नहीं कटा था। रासायनिक बलगत नहीं कटा था। जो डी और या ब्लॉक था, इसके पहले एक जो है चैप्टर था जिसका नाम था पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व पूरी तरह काट दिया गया, उसमें वर्ग 14, 15, 16 के तत्व आते थे, सभी काट दिया गया। ठीक है, तो वो पूरी तरह कटा है। उपसा संयोजन यौगिक बचा है, ये 7 अंक का है। पहला विलयन 8 अंक देगा, ये 7 अंक देगा, ये 6 अंक देगा, ये भी 7 देगा, ये 6 देगा और ये 7, टोटल मिला के ये 35 अंक होगा। कुल कितना होगा 35 अंक आपका फर्स्ट वाला देगा, फिजिक्स यानी केमिस्ट्री फर्स्ट आपका 35 अंक देगा। इसमें हमने आपको बताया कुछ चैप्टर्स कटे थे, वो इस बार भी कटे हैं, जैसे ठोस अवस्था। उसके बाद एक उत्प्रेरण चैप्टर था, पृष्ठ रसायन चैप्टर था, वो भी कट गया है और उसमें से बढ़िया क्वेश्चन आते थे। और पी ब्लॉक का तो ये बिल्कुल कट गए हैं, इसमें बिल्कुल है ही नहीं। केवल जितना आप देख रहे हो इतने में टिक लगा दीजिए। अगर आपके पास पुरानी किताब है, इतने चैप्टर को इस बार भी पढ़ना है। कैलेंडर जारी हुआ है, आपको दिखा दे रहा हूँ। केमिस्ट्री सेकंड का जो है हाइलोएल्केन, हाइलोएरीन, एल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल अम्ल, एमीन और जैव अणु में ये चारों चैप्टर जोड़े गए थे पिछले बार। मतलब कि ये 2022 में कटा था, 23 में जुड़ा था, 24 में भी जुड़ गया। यानी आप 25 में बोर्ड परीक्षा दोगे तो आपको ये पढ़ना होगा। ये दोनों चैप्टर मिला के 2 अंक मिलेगा। एल्कोहल, फिनाल, ईथर मिला के 3 अंक मिलेगा, 7 अंक मिलेगा। हाइलोएल्केन, हाइलोएरीन 7 नंबर का है, ये तीन चैप्टर मिला के 7 अंक के हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये 8 अंक देंगे। एमीन, इसमें 2 चैप्टर है, एक तो एमीन है, दूसरा डाई एजोनियम लवण है चैप्टर का नाम, तो वो भी आपको 6 नंबर देगा। जैव अणु में आपके 4 चैप्टर हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें डीएनए आरएनए है। इसको आप चारों को पढ़ोगे तो आपको 7 अंक मिलेगा, यानी टोटल ये भी 35 अंक देगा। 35 अंक आपकी सेकंड हो गई, 35 अंक की आपकी फर्स्ट हो गई। यानी अगर हम कुल बात करें कुल अंक की, तो कुल आपके 35 + 35 यानी 70 अंक आपके टोटल आएंगे, 70 अंक। ठीक, तो इन चैप्टर्स को आप नोट करिए, एक बार कॉपी में खुद लिखा करिए तो बड़ा बढ़िया रहेगा। ऐसा कहते हैं बच्चे कि पीडीएफ दे दो, ठीक है पीडीएफ ले लीजिए, देखिए कि मोबाइल में रखा, कोई मतलब नहीं है। आपके पास कमरे भर की किताबें रखे रहें, कोई मतलब नहीं कमरे भर किताबें रखने से, जब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठती। तो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्लियर कि हाँ ये क्या चीज़ है। अब पेपर देने जाते हो कि आपको फ़ोन दिया जाता है कि देखें कि क्या क्या है, नहीं, आपको याद करना होता, पढ़ना होता है। वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतने नंबर का है। तो हम नहीं कह रहे हैं कि इसी को याद करिए, यही पेपर में क्या आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक बार अपने आप से कॉपी में जब लिखोगे तो दिमाग में फीडिंग होगा कि हाँ ऐसा है, इतना चैप्टर है, इतना चैप्टर है, हमको पता चलेगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आप चैप्टर का नाम याद करिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर विलयन, जो कि 8 नंबर देगा। केमिस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला चैप्टर हम विलयन पढ़ेंगे। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहला चैप्टर हेडिंग डालिए बिलियन, इसको आप जरूर नोट करिएगा कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है। ठीक, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए बिलियन, हेडिंग भी डाल लीजिए बिलियन। चलिए सबसे पहले हेडिंग आप लगाइए बिलियन। बिलियन क्या है? ठीक, देखिए सबसे पहले आप काम करिए, इसको समझिए ध्यान से। परिभाषा लिखने के चक्कर में, पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपकी किताब होगी तो किताब में लिखा है, कॉपी बनाओगे उसमें भी लिखाया जाएगा, पीडीएफ आपके पास रखा रहेगा। हमने बताया कोई मतलब नहीं है जब तक आपको समझ में ना आए, इसलिए लिखने से ज़्यादा आप समझिए, उसके बाद आप अपनी भाषा में लिखिए, जो अभी आप समझ पाओ उसको अपनी भाषा में लिखो। ठीक, चलिए बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे अगर आप चीनी और पानी इसको मिला दीजिए तो जो इसका घोल बनेगा वो है बिलियन। चीनी और पानी को मिला दीजिए, जो इसका घोल बनेगा वो क्या है? बिलियन। ठीक, नमक और पानी मिला दीजिए, जो इसका घोल बनेगा वो क्या है? बिलियन। लेकिन ध्यान रखना, कहा गया दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, मतलब ऐसे जो मिल सके। ठीक, अब जो मिल सके उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे, यानी समांगी मिश्रण। तो चीनी और पानी को मिला दीजिए, क्या बन गया? बिलियन। तो बिलियन की सीधी सीधी परिभाषा आप यही कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन में दो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी, तो आपने चीनी और पानी मिलाकर बिलियन बनाया, तो इसमें कौन ज़्यादा है, चीनी या पानी? अगर पानी ज़्यादा है, आप मान लीजिए पानी ज़्यादा होगा ही भाई और चीनी कम होगी, पानी ज़्यादा है और चीनी क्या है? कम है। तो बिलियन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये सवाल में हर बार इसी से कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखिए, जो कम होता है उसे हम कहते हैं बिलेय और जो अधिक होता है उसे हम कहते हैं बिलायक। जो कम होता है उसे हम कहते हैं बिलेय और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं बिलायक। जैसे कि अगर चीनी और पानी का हम बिलियन बनाते हैं तो चीनी हम ज़्यादा लेते हैं, पानी हम कम लेते हैं। चीनी और पानी का अगर हम बिलियन बनाते हैं तो चीनी हम ज़्यादा लेते हैं कि कम लेते हैं? बताओ, चीनी हम कम लेंगे और पानी हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा बिलियन बन जाएगा, ये बिलियन बन के तैयार हो जाएगा। तो चीनी और पानी का बिलियन में जो कम होगा उसे हम बिलेय कहेंगे, जो ज़्यादा होगा उसे हम बिलेय कहेंगे। एक सवाल आप बताइए कि एल्कोहल मतलब होता है शराब, एल्कोहल और पानी में कौन बिलेय है और कौन बिलायक है? आपने सुना होगा एल्कोहल मतलब होता है शराब, एल्कोहल और पानी में कौन ज़्यादा होगा, कौन बिलेय होगा, कौन बिलायक? तो एल्कोहल मतलब होता है शराब या दारू, जो भी आप समझ रहे हो, वो बियर, जो भी समझें एल्कोहल। तो एल्कोहल लोग ज़्यादा लेते हैं या पानी ज़्यादा मिलाते हैं? तो कई सारे लोग तो जो है एल्कोहल ही ज़्यादा लेते हैं, पानी बहुत कम रहता है। कई लोग जो है पानी में थोड़ा सा इसको डाल के पीते हैं। तो हमारे ख्याल से लगभग एल्कोहल ही ज़्यादा होती है और पानी कम होता है, पानी ही कम होता है। या फिर बहुत सारे लोग जो है पानी ज़्यादा ले लेते हैं, एल्कोहल कम ले लेते हैं। तो जो भी आप समझिए, इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा कि एल्कोहल और पानी में कौन बिलेय है और कौन बिलायक है। जो अधिक मात्रा में है वो बिलायक होगा, इस बात को ध्यान रखिए। जो कम होगा वो क्या होगा? बिलेय होगा। ठीक है, तो जो दूध और पानी इसमें बताओ बिलेय और बिलायक कौन है? दूध क्या होगा? दूध ज़्यादा होता है कि पानी? अगर आप दूध बेचते हो या आपके घर में हो तो क्या पानी कम मिलाते होगे, दूध ज़्यादा होता होगा? ऐसा तो होता होगा, क्यों भाई? देखो, तो जो ज़्यादा उसे हम क्या कहेंगे? बिलायक, और जो कम उसे हम कहेंगे बिलेय। तो बिलेय और बिलायक समझे, और दोनों को मिला दो तो बन जाता है बिलियन। क्या बन जाता है? बिलियन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब बिलेय की परिभाषा लिखना है तो बिलियन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम बिलायक कहेंगे और बिलियन में जो कम मात्रा में होता है उसे हम बिलेय कहेंगे। ठीक, तो आप बिलेय की परिभाषा लिखना चाहें तो लिखें कि बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम बिलेय कहते हैं और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम बिलायक कहते हैं। खत्म कहानी। अब आते हैं हम बिलियन के प्रकार में।
विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन को वैसे कई प्रकार में बांटा गया है। एक तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विलयन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो मात्रा के आधार पर, एक भौतिक प्रवस्था के आधार पर। तो चलिए समझते हैं कि मात्रा के आधार पर क्या होता है और भौतिक प्रवस्था के आधार पर कैसे विलयन को बांटा गया है। विलयन के प्रकार, विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक मात्रा के आधार पर होंगे और दूसरा जो है भौतिक अवस्था के आधार पर। मात्रा के आधार पर जो होते हैं वो ये 5 प्रकार के होंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के। और अगर देखा जाए तो विलयन एक तरीके से और होता है जो 9 प्रकार का होता है। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, फिर द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, फिर जो है ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। ऐसे ये 9 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, सभी का अलग अलग काम है। चलिए समझते हैं। अभी जो हमारे टॉपिक में है, विलयन 2 प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर। मात्रा के आधार पर नंबर 1 है तन विलयन, नंबर 2 है सांद्र विलयन, नंबर 3 संतृप्त और नंबर 4 असंतृप्त, नंबर 5 है अतिसंतृप्त विलयन। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के, नंबर 1 बोलिए क्या है? गैस विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन, नंबर 3 है ठोस विलयन। इसको हम गैसीय विलयन भी कहते हैं। सुनिए, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के, बोलिए कितने प्रकार के? 5। कौन कौन है? तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। भौतिक अवस्था के कितने आधार पर? 3। मतलब क्या है? ठोस द्रव गैस या फिर गैस द्रव ठोस, चाहे ऐसा कहो चाहे ऐसा, सब सही है। चलो, तन विलयन क्या होता है? सबसे पहले आप जान गए विलयन क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब विलयन में जैसे 2 पदार्थ मिलाना जरूरी है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे हमने नमक और चीनी का मिश्रण लिया, या दूध और पानी का मिश्रण लिया, या चीनी और जल का मिश्रण लिया, ठीक है, नमक और पानी का मिश्रण लिया, तो तन विलयन क्या होता है? तन विलयन, तन विलयन वो होता है जो बहुत पतला होता है, उसे हम तन विलयन कहते हैं। यानी परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे हम तन विलयन कहते हैं। अब सांद्रता क्या है, इसके आगे हम पढ़ेंगे सांद्रता क्या होती है। अब अगर ऐसे भाषा में समझा जाए सांद्रता क्या है, तो जो डिपेंड करता है कि पतला या गाढ़ा। पतला या गाढ़ा से मतलब क्या है, जैसे कि तन विलयन से समझाते हैं आपको कि तन विलयन क्या होता है। जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तन विलयन कहते हैं, यानी जो पतला होता है। अब पतले से मतलब क्या है, जैसे कि दूध, मट्ठा, पानी, ये सब क्या है? तन विलयन है। दूध, मट्ठा, पानी या चाय, कॉफी, ठीक, ये सब क्या है? तन विलयन है। सांद्र विलयन क्या है? जो विलयन गाढ़ा होता है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। अब ऐसा क्या है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा पतला रहे, क्या रहे? पतला रहे। और इसका मतलब ये है गाढ़ा रहे। अब गाढ़े से मतलब क्या होता है, जैसे आपका मान लीजिए घी हो गया, देसी घी, या फिर आप इसको छोड़िए तो मधु लीजिए, मधु, ये क्या है? सांद्र विलयन है। जलेबी की जो रसी होती है वो क्या है? सांद्र विलयन है, क्योंकि वो गाढ़ी होती है। मधु, ये क्या है? सांद्र विलयन है। और अगर आप देसी एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो बहुत गाढ़ा होगा, जैसे कि नाक, नाक जो करते वो है सांद्र विलयन, या खेखार, ये सब क्या है? सांद्र विलयन। मतलब जो गाढ़ा रहे उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। जो पतला वो क्या है? तन विलयन। जो गाढ़ा उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन। तो समझ गए कि तन विलयन का मतलब है कि वो पतला रहे, जैसे मट्ठा हो गया, फिर क्या हो गया? दूध हो गया, पानी हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, ये सब तन विलयन है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जो विलयन पतला उसे हम तन विलयन, या जिसमें विलेय की सांद्रता कम वो क्या है? तन विलयन। जो गाढ़ा होगा यानी जिसमें विलेय की सांद्रता ज़्यादा होगी वो है सांद्र विलयन। एग्जाम्पल आपको बता दिया कि जैसे आप दही ले सकते हैं, फिर उसके बाद मधु ले सकते हैं, फिर उसके बाद जलेबी की रसी ले सकते हैं, और वगैरह वगैरह जो भी आप गाढ़ापन में देखें वो क्या है? सांद्र विलयन है। ठीक, अब समझिए संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, हाँ, अब ये बर्तन है, इस बर्तन में आपने पानी डाला, थोड़ा सा पानी है, यहाँ तक मान लीजिए पानी है, ठीक। अब नीचे इसको आप गर्म कर रहे हो टेम्परेचर देकर, और इसमें लगातार चीनी डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? चीनी लगातार डाल रहे हो, पानी गर्म है। पानी को आप नहीं बढ़ा रहे हो, पानी जितना है उतना ही है। इसमें चीनी डालना शुरू कर दिए, तो देखिए पानी उतना ही है, नीचे से गर्म हो रहा है, हम चीनी यहाँ से इसे डाल रहे हैं,
चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। अब जैसे हम चीनी इसमें डालते हैं तो चीनी पानी में जाती है तो घुलने लगती है। अब घुलने लगती है, धीरे धीरे पानी भी गर्म हो रहा है, चीनी जल में घुल रही है। चीनी हम लगातार डाल रहे हैं, चीनी घुल रही है, लगातार डाल रहे हैं, घुल रही है। फिर क्या होगा कि एक समय डालते डालते क्या होगा इसमें कि चीनी को जैसे हम विलयन में डालेंगे तो चीनी ज़्यादा हो जाएगी और पानी तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो लगातार हम विलयन में चीनी डाल रहे हैं, लगातार चीनी डाल रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब चीनी का गलना बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी तो बढ़ा नहीं रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी का गलना ही बंद हो जाएगा, और जब चीनी का गलना बंद हो जाएगा तो ये चीनी आके नीचे पेंदी पर बैठने लगेगी, और जब नीचे चीनी पेंदी पर आकर बैठने लगेगी तो जो विलयन तैयार होता है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। तो वही कहेंगे कि किसी निश्चित ताप पर जल में थोड़ी सी मात्रा में चीनी डालते रहने पर और विलयन को हिलाते रहने पर एक ऐसी अवस्था आती है कि चीनी जल में घुलना शुरू हो जाती है। उसके बाद लगातार चीनी विलयन में डालते रहने पर एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि चीनी का घुलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा तो चीनी नीचे आएगी, पेंदी पर बैठ जाएगी, और जब चीनी नीचे पेंदी पर बैठ जाएगी तो जो विलयन बनकर तैयार होगा उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा हम यही कहेंगे कि अगर हम पानी लेते हैं किसी बर्तन में और उसको हम गर्म करते हैं, उसमें लगातार चीनी डालते रहते हैं तो चीनी जल में घुलती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि अगर हम लगातार चीनी को डाल रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है कि चीनी का घुलना बंद हो जाता है, और जब चीनी का घुलना बंद हो जाता है तो चीनी नीचे पेंदी में आकर बैठने लगती है। तो जो विलयन बनकर तैयार होता है उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। किसकी बात करते हैं? असंतृप्त। असंतृप्त क्या होता है? तो जिसमें संतृप्त विलयन से विलय की मात्रा कम होती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अगर हम असंतृप्त को देखें कि मतलब जैसे ये संतृप्त बनने से पहले जो इसकी प्रक्रिया थी वो है असंतृप्त। कुछ समझ रहे हैं? संतृप्त बनने से पहले मतलब क्या है कि जैसे चीनी डाल रहे हो, लगातार घुल रही है, तो अभी वो विलयन जो आप लगातार चीनी डाल रहे हो और ये चीनी घुल रही है तो वो असंतृप्त की कैटेगरी में आ रही है कि अभी संतृप्त तो हुआ नहीं है। जैसे ही चीनी घुलना बंद होकर नीचे आकर पेंदी पर बैठेगी तब विलयन असंतृप्त मतलब संतृप्त हो जाएगा। जैसे ही चीनी घुलना बंद हो जाएगा और नीचे पेंदी पर बैठेगी तो संतृप्त क्या होगा? संतृप्त। और चीनी घुलने के पहले मतलब पेंदी पर बैठने से पहले जितना ऊपर ये घुलती रहेगी, जो विलयन बनता रहेगा उसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन ये है कि संतृप्त से पहले जो विलयन होगा उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। यानी जैसे चीनी नीचे पेंदी पर बैठ गई, इसके ऊपर तक रहेगी, यानी जब तक चीनी घुलती है विलयन में तब तक वो असंतृप्त विलयन, जैसे घुल जाएगी नीचे बैठेगी, घुलना बंद हो जाएगा, वो है असंतृप्त विलयन। अब इसी से जुड़ा है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त क्या होता है कि जिसमें संतृप्त से ज्यादा मात्रा हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? अतिसंतृप्त। असंतृप्त मतलब कि संतृप्त से कम रहे, यानी कि जो संतृप्त है ये दोनों के बीच में रहेगा। जो संतृप्त विलयन है ये असंतृप्त और अतिसंतृप्त के बीच में है। ठीक, यानी कि अगर संतृप्त है तो उससे थोड़ा सा कम रहेगा तो अतिसंतृप्त, और संतृप्त से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो होगा अतिसंतृप्त। बस यही बात है। तो अतिसंतृप्त क्या होगा कि जिस विलयन में संतृप्त से ज्यादा विलय की मात्रा हो जाए उसे हम कहते हैं अतिसंतृप्त विलयन कहेंगे। तो अतिसंतृप्त बनेगा कैसे? जब संतृप्त से ज्यादा हो गई, यानी चीनी पेंदी में बैठने लगी अब तो संतृप्त बन गया, और लगातार डालते रहते हैं और चीनी बहुत ज्यादा आ जाती है, पूरा विलयन भर जाता है, पूरा बर्तन भर जाता है चीनी से, तो अति मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो उसे हम कहेंगे अतिसंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? अतिसंतृप्त। और जब बैठने लगी पेंदी पर तो संतृप्त होने लगा, जब नहीं बैठ रही थी उसके ऊपर थी तो असंतृप्त था, और जब बैठ गई तो हो गया अतिसंतृप्त। तो ये है विलयन की इधर की परिभाषा। आप समझे होंगे कि तन विलयन क्या है? जो पतला होगा। सांद्र विलयन जो गाढ़ा होगा। संतृप्त लगातार चीनी डालते रहो, घुलना बंद हो जाए, पेंदी पर बैठेगी संतृप्त, उसके पहले रहेगी असंतृप्त, ज्यादा हो जाएगी अतिसंतृप्त। ठीक, गैस विलयन क्या है? अब इसको समझते हैं भौतिक मात्रा के आधार पर। गैस विलयन क्या है? जिस विलयन में गैसीय मात्रा अधिक होती है उसे हम गैस विलयन कहते हैं। अब जैसे वायु है, जैसे क्या है? वायु में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
फिर में आर्गन है, नियान है, क्रिप्टान है, जीनान है, रेडान है, छोटी छोटी गैसें। आप जानते हो कि कुछ परसेंट गैसें इसमें ऑक्सीजन है, कुछ परसेंट नाइट्रोजन है, ठीक है, कुछ परसेंट में ये सभी हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक, तो सुनिए, तो वायु क्या है? गैसीय विलयन है। वायु में जितने भी मिश्रण, जैसे विलयन आपने समझा कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तभी जाके वो विलयन बनेगा। तो वायु में बहुत सारे पदार्थ मिले, या तो दो रहे या तो दो से ज्यादा रहे, तो वायु में बहुत सारी गैसें हैं तो सभी मिलकर बना रहे हैं, तो वो है गैसीय विलयन। हेलो, तो गैसीय विलयन यही होता है कि वायु में बहुत सारे कण हैं और वो सभी मिलकर गैसीय विलयन यानी विलयन बनाते रहते हैं, वो गैसीय विलयन। तो सुनिए, ये गैसीय विलयन हो गया। द्रव विलयन क्या होता है? जिसमें जो है द्रव की मात्रा अधिक होती है उसे द्रव विलयन कहते हैं, यानी जो द्रव अवस्था में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो विलयन द्रव अवस्था में होता है उसे हम द्रव विलयन कहते हैं। कैसे? जैसे जल में एल्कोहल का मिश्रण, ठीक, जल में एल्कोहल का मिश्रण, ये क्या है? द्रव का द्रव में विलयन है। ठोस विलयन क्या होता है? जो विलयन ठोस अवस्था में होता है उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। जो विलयन ठोस अवस्था में होता है उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। जैसे कॉपर में जिंक मिलाकर पीतल बनाया जाता है। जो मिश्र धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में आ जाती हैं, तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है, तो कॉपर में जिंक मिला दोगे तो ये बन जाएगा पीतल, और इसे हम कहेंगे ठोस विलयन। तो कुल मिला के विलयन का मतलब यही है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर बनाओगे तो वो विलयन होगा। ठीक, क्या होगा? विलयन होगा। अब हमने समझ लिया कि विलयन के प्रकार क्या होते हैं, मात्रा के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, कि ये पांचों विलयन हम समझे कि अच्छी तरीके से इसको क्या होता है, कैसे कैसे ये काम करता है। हमने इसको भी तीनों समझ लिया कि जो विलयन गैसीय अवस्था में उसे गैसीय विलयन कहेंगे, जो विलयन द्रव अवस्था में होता है उसे हम द्रव विलयन कहते हैं, जो विलयन ठोस अवस्था में होता है उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। जैसे कॉपर में जिंक मिला दीजिए पीतल बन जाता है, वो ठोस विलयन है। जल में अल्कोहल मिला दीजिए वो भी बन जाता है, तो वो क्या है? द्रव विलयन है। और वायु में अनेक गैसों का मिश्रण है, वो तो एक गैस का गैस में विलयन है ही। ठीक है, इसके बाद हम आप सीखेंगे, तो एक शब्द आपको इसमें मिल रहा था कि विलेय की सांद्रता अधिक होती है, तो पहले सीखेंगे विलेयता क्या होती है, फिर सीखेंगे विलेय की सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता के आधार पर कितने चीज़ों को बांटा गया है, और सांद्रता से आपके बढ़िया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं जो कि बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से अति संतृप्त विलयन पूछा गया तो 2023 में, कहीं ना कहीं इनमें से कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको समझ गए होंगे। आपको बढ़िया से जो समझ में आए वही लिखिए, जरूर नहीं कि आप जो है लगातार PDF के ऊपर डिपेंड रहें, या फिर सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप कॉपी में जैसा पढ़ाया जाए उसको नोट कर दीजिए, बस खत्म कहानी। बहुत अच्छा होगा, वो आपकी नोट्स होगी, अच्छी तरीके से आप तैयार कर लोगे, और दूसरे का लिखा हुआ दूसरे के कुछ मतलब नहीं निकलता है। आप अपने आप से लिखोगे, दिमाग में अपने आप जाएगी, बहुत अच्छा आपको आएगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि सांद्रता क्या होती है और कैसे हम सांद्रता के आधार पर विलयन को बांट सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।